हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और हमारा 12,000 प्लस एमसीक्यूज का जो कोर्स है उसका ये सेट 4 है, जिसमें हम हिस्टोरिकल सोर्सेज, हमारा जो चैप्टर है वो है हिस्टोरिकल सोर्सेज, अभी चल रहा है। और इसमें हम कॉइन और जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले गोल्ड कॉइन किसने जो है चलन में लाया वो हम देखेंगे। इसके अलावा जो मॉन्यूमेंट्स है, इंपॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स है एंशिएंट समय के जो रहे हैं, उन सब के बारे में हम जो यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके पहले अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको इन आईडीज पे जो है फॉलो कर सकते हो और आप मुझसे जो है वहां पे जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट जो है आप मुझसे पूछ सकते हो। ना वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट जरूर कर दो, जिससे यूट्यूब को पता चले कि आपको जो है हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है, तो और भी लोगों तक जो है यहाँ पे ये वीडियो पहुंचे और वो भी जो है इस सीरीज को जो है यहाँ पे अवेल कर पाए। ना पहला क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट पंच मार्क्ड कॉइन्स वर मेड लार्जली ऑफ। तो सबसे पहले छिद्रित अंकित सिक्के मुख्यतः किसके बने होते थे? तो पंच मार्क्स जो होते थे मतलब उनको पंच किया जाता था, ठीक है। तो ये जो है सिल्वर के बने हुए थे। तो करेक्ट आंसर क्या है? सिल्वर, मतलब चांदी के बने हुए थे। पंच मार्क्ड कॉइन्स वर मेड लार्जली ऑफ सिल्वर थ्रू अ फ्यू कॉपर कॉइन्स ऑल्सो एग्जिस्टेड। पंच मार्क्ड कॉइन इज नोन एज पुरानास, ठीक है। तो पुरानास जो है पंच मार्क्ड कॉइन्स को यहाँ पे बोला जाता था, लेकिन बड़ी मात्रा में अगर आप देखोगे लार्जली जो है सिल्वर के जो कॉइन्स है वो हमको देखने को मिलते हैं और कुछ कॉपर के कॉइन्स भी जो है वहां पे इंट्रोड्यूस किए गए। मतलब पंच मार्क कॉइन जो है कॉपर के भी हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन मेनली लार्ज स्केल में सिल्वर के कॉइन जो है यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पंच मार्क्ड कॉइन वर मेड लार्जली इन विच शेप। तो पंच मार्क्ड कॉइन्स जो है चलन में तो थे, ठीक है, लेकिन वो किस शेप के होते थे? अब अगर आप आज देखोगे तो आपको सिक्के जो है सर्कल के शेप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। मेनली सर्कल ही गोल सिक्के हमारे पास आते हैं जो भी होते हैं। तो उस समय किस शेप के जो है यहाँ पे जो पंच मार्क्ड कॉइन्स हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये जो है क्वाड्रिलेटरल सिक्के होते थे। क्वाड्रिलेटरल किस तरीके का होता है? जिसकी चारों साइड जो है यहाँ पे बराबर होती है। तो कुछ इस तरीके का जो है आपको क्वाड्रिलेटर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके का जो है ये क्वाड्रिलेटरल हुआ करता है। आपको पता है क्वाड ग्रुप भी है, ठीक है। तो उसी तरीके से जो है आप इसको यहाँ पे याद रख सकते हो। तो छिद्रित अंकित सिक्के मुख्यतः किस आकार में बनाए गए? तो ये चतुष्कोण जो है ये इस आकार में जो यहाँ पे बना गया, मतलब क्वाड्रिलेटरल शेप जो है ये हमको देखने को यहाँ पे मिलता है। आप देख सकते हो इस इमेज में ये जो है सिक्के क्वाड्रिलेटरल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, द पंच कॉइन फर्स्ट इशूड बाय होम। सबसे पहले पंच कॉइन जो है ये सबसे पहले किसने इशू किया था? छिद्रित सिक्के सबसे पहले किसके द्वारा जारी किए गए? तो ये अगर आप देखोगे तो ये जो मर्चेंट्स है ना, मतलब गिल्ड्स जो थे, मर्चेंट्स जो थे, इन्होंने जो है इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे। तो सबसे पहले मर्चेंट जो है व्यापारी जो थे उन्होंने गिल्ड्स जो पंच कॉइन है उसको यहाँ पे जो है इंट्रोड्यूस जो है किए हुए हैं। तो पंच कॉइन किसके बने हुए थे? तो मेनली अगर आप देखोगे तो पंच कॉइन जो है ये बने हुए होते थे किसके? सिल्वर के। इसके अलावा कुछ हमको कॉपर के भी देखने को मिले। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो किस शेप में हमको देखने को मिलते थे? तो क्वाड्रिलेटरल देखने को मिलते थे। एक क्वेश्चन हमारा ये भी तैयार हो गया। इसके अलावा ये सबसे पहले किसने यहाँ पे इसको इशू किए? तो इसको जो मेनली इशू किया था वो किया था मर्चेंट से। तो मर्चेंट जो है यहाँ पे इसको मेनली यूज करते थे। जो गिल्ड्स जो थे, गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट, वो इसको यहाँ पे यूज करते थे। नेक्स्ट है, फ्रॉम विच पार्ट ऑफ इंडिया द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग नेम्स ऑफ किंग इन कॉइन्स वाज स्टार्टेड। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनो। सिक्के में राजा के नाम लिखने की प्रथा भारत के किस भाग से शुरू हुई थी? ठीक है, अब भारत के किस भाग से शुरू हुई थी? तो हम आज के भारत की बात नहीं कर रहे, ठीक है। उस समय जो पाकिस्तान का भी जो एरिया था वो भारत में आता था, ठीक है। तो बेसिकली बहुत बड़ा पार्ट हमारे पास रहा है, मतलब सिंध वाला जो एरिया है वो भी जो है भारत के अंडर में रहा है, तो भारत का ही पार्ट है वो। तो बेसिकली अगर आप देखोगे तो राइटिंग नेम्स जो हैं किंग्स के, मतलब किंग का जो नाम लिखने की जो प्रथा है, जो प्रैक्टिस है, वो कब से यहाँ पे शुरू हुई है और किस जगह से यहाँ पे शुरू हुई है? तो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया जो है ना, वहां से इसको शुरू किया गया। तो बेसिकली उत्तर पश्चिमी भारत जो है, मतलब हम इस भारत की बात कर रहे हैं। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो इस वाले पार्ट से जो है यहाँ पे सिक्कों में जो राजा के जो नाम है वो अंकित करना जो है शुरू हुए हैं। इसकी प्रैक्टिस जो है यहाँ पे शुरू हुई है। तो द प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग द नेम्स ऑफ किंग्स एंड द फिगर्स ऑफ द रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। तो ये जो चीजें हैं ये उत्तर पश्चिमी जो भारत है वहां से राजाओं का जो नाम है वो लिखना चालू हुआ सिक्कों में। और आपको पता है वहीं से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है ट्रेवल करके, जो वहाँ के जो जब लोग जो वहाँ की डायनेस्टीज़ हैं
वो इंडिया आई तो वो मतलब आई तो बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लेके भी आई। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो है आज अगर आप देखोगे तो वही जो चीज़ें हैं वो हमको देखने को यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इशूज डेटेड कॉइन इन संस्कृत फर्स्ट। तो निम्नलिखित में से किस राजवंश ने पहले संस्कृत में दिनांकित सिक्के जारी किए। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो डेटेड कॉइन्स जो हैं ये इशू किए थे किसने, तो साका डायनेस्टी ने। तो शक जो रूलर्स हैं बेसिकली इन्होंने जो है इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे। और रुद्रदमन जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूलर है शका बेसिकली जो शका डायनेस्टी है उसके, तो 130 से 50 एडी के बीच में जो है यहाँ पे इन्होंने इसको लेके आया हुआ था। तो साका डायनेस्टी जो है उन्होंने यहाँ पे डेटेड कॉइन्स जो है संस्कृत में यहाँ पे इशू किए थे। ठीक है, तो दिनांकित सिक्के जो है संस्कृत जो है इसमें भाषा में जो है लिखा हुआ होता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स इशूड कॉइन्स मेनली ऑफ कॉपर, ब्रोंज एंड पोटेन। तो निम्नलिखित में से किस शासक ने मुख्य रूप से तांबे, कांस्य और पोटेन के सिक्के जो है यहाँ पे जारी किए। तो कॉपर के भी, ब्रोंज के भी और पोटेन के भी। तो इनमें से कौन से वो रूलर्स हैं, तो जो सतवाहन जो रूलर्स हैं, ठीक है, सातवाहन जो डायनेस्टी रही हैं उनके शासकों ने मुख्य रूप से तांबे के, कांस्य के और पोटेन के सिक्के जो है यहाँ पे जारी किए। तो तांबे मतलब कॉपर और ब्रॉन्ज के। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि कॉपर और ब्रॉन्ज के जो सिक्के हैं वो किसने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किए थे, मतलब मेनली यहाँ पे इशू किए, तो ये सतवाहना रूलर थे। सतवाहना जो रूलर्स हैं इन्होंने यहाँ पे जो है इशू किए थे। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच इज द फर्स्ट रूलर इशूड गोल्ड कॉइन रेगुलरली इन लार्ज स्केल। तो निम्नलिखित में से किस प्रथम शासक ने नियमित रूप से बड़े पैमाने पर सोने के सिक्के जारी किए। तो कौन से पहले रूलर रहे हैं जिन्होंने सोने के सिक्के रेगुलरली मतलब कंटिन्यूसली बहुत बड़े लेवल पे यहाँ पे इन्होंने जो है लेके आए, यहाँ पे इन्होंने इशू किए, तो ये थे कुशांस। फिर कुशांस के बाद यहाँ पे जो गुप्ताज आएंगे, गुप्ता का रूल, जब गुप्त वंश आएगा, गुप्त डायनेस्टी आएगी, तब जो है वो यहाँ पे इशू करेंगे गोल्ड कॉइन को भी। ठीक है, तो कुशान जो है पहले ऐसे रूलर थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को इशू किया। अब ये चीज ध्यान रखना। सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर में सबसे पहले मर्चेंट्स ने इसको शुरू किया। अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में सबसे पहले जो है ये शुरू किया था किसने, कुशान वंश ने। तो कुशान जो रूलर रहे हैं वो ऐसे पहले रूलर रहे जिन्होंने सोने के सिक्के, गोल्ड कॉइन का जो यहाँ पे चलन लेके आया। ठीक है, और एक बात और ध्यान रखना कि जो गोल्ड कॉइन्स इनके थे कुशांस के समय में, उनमें प्योरिटी बिल्कुल बहुत ज्यादा थी, मतलब बहुत ज्यादा प्योर जो है सिक्के यहाँ पे होते थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अमंग गुप्तास रूलर हु वाज द फर्स्ट रूलर इशूड गोल्ड कॉइन। तो गुप्तास रूलर में से कौन सा ऐसा पहला रूलर रहा गुप्त वंश में जिसने सोने के सिक्के जो है यहाँ पे जारी किए। तो गुप्त शासकों में से सर्वप्रथम किस शासक ने सोने के सिक्के जारी किए, तो ये थे चंद्रगुप्त वन। ठीक है, चंद्रगुप्त वन जो है ये पहले ऐसे रूलर रहे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को यहाँ पे इशू किया। इसके अलावा इन्होंने एक ही टाइप के जो है गोल्ड कॉइन्स यहाँ पे चलाए। ठीक है, तो किंग क्वीन टाइप थे और चंद्रगुप्त और कुमार देवी टाइप जो बेसिकली यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। मतलब उनमें जो किंग और क्वीन है उनकी यहाँ पे इमेज बनी रहती। तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके के सिक्के जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। चंद्रगुप्त वन ने जो है यहाँ पे जो फर्स्ट रूलर रहे हैं ये, जिन्होंने गोल्ड कॉइन जो है यहाँ पे इशू किए हैं गुप्त डायनेस्टी में। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं चंद्रगुप्त टू के बारे में, तो चंद्रगुप्त टू को ही जो है यहाँ पे विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें, अमंग द गुप्ता रूलर्स विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर इशूड सिल्वर कॉइन्स। नाउ यहाँ पे देखो, गुप्त शासकों में से किस शासक ने चांदी के सिक्के जारी किए। तो देखो अभी हमने बात करी थी सिल्वर कॉइन की, तो सिल्वर कॉइन की सबसे पहले जो है मर्चेंट्स ने इसको इशू किए। उसके बाद अगर हम डायनेस्टीज की बात करें तो फिर जो गोल्ड कॉइन है वो लार्जली कुशांस ने यहाँ पे यूज किए सबसे पहले। उसके बाद अगर हम बात करें गुप्तास के पीरियड की, तो गुप्तास जब पीरियड आया, गुप्त काल जब आया, तो चंद्रगुप्त वन आए। ठीक है, तो चंद्रगुप्त वन ने यहाँ पे क्या किया, चंद्रगुप्त वन ने इशू कर दिया क्या, गोल्ड कॉइन। ठीक है, तो उन्होंने भी यहाँ पे जो है गोल्ड कॉइन को इशू किया। सबसे पहले गुप्त रूलर यही थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन को जो है यहाँ पे इशू किया था। लेकिन अगर मैं बात करूं सिल्वर कॉइन की कि किसने सिल्वर कॉइन को जो है इशू किया था और गुप्ता रूलर में से हमको जो है बताना है, तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसमें थे चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू को ही क्या बोला जाता है, विक्रमादित्य। तो यही गुप्ता रूलर रहे हैं। गुप्त काल था उनमें यही रूलर हमको देखने को मिलते हैं जिन्होंने सिल्वर कॉइन को जो है यहाँ पे इशू किया, मतलब चांदी के सिक्के जो है यहाँ पे चलन में ये
लेके आए हैं। और चंद्रगुप्त वन ने कौन से सिक्के लाए थे? तो गोल्ड के लाए थे भैया, ठीक है। और जो कॉइन की स्टडी होती है उसको हम क्या कहते हैं? तो न्यूमिनमेस्टिक न्यूमिनमेस्टिक्स जो है यहाँ पे कहा जाता है। तो ये कॉइन की स्टडी को जो है हम यहाँ पे कहते हैं और करेंसी की जो है यहाँ पे स्टडी की जाती है। तो ये आपको जो है यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अमंग गुप्ता रूलर विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट एंड द ओनली रूलर इशूड अ कॉपर कॉइन। तो गुप्त डायनेस्टी की हम बात कर रहे हैं और गुप्त डायनेस्टी में हमने सिल्वर कॉइन की बात करी, फिर गोल्ड कॉइन की बात करी, अब हम यहाँ पे कॉपर कॉइन की जो है बात करने वाले हैं। तो गुप्त शासकों में से निम्नलिखित में से किस प्रथम और एकमात्र शासक है जिन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए? तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट आ गया और ओनली भी आ गया, तो ये सुपर इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। तो इसको जो है बिल्कुल मार्क कर लेना, ये सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा रामगुप्त। तो रामगुप्त ने जो है यहाँ पे इस चीज को शुरू किया था, मतलब कॉपर के कॉइन्स जो है यहाँ पे चलन में ये लेके आए थे। और गुप्त शासकों में से रामगुप्त प्रथम और एकमात्र ऐसे शासक थे जिन्होंने तांबे के सिक्के जो है यहाँ पे जारी किए, मतलब कॉपर के सिक्के जो हैं गुप्ता रूलर में रामगुप्त ने जो है यहाँ पे शुरू किए थे, और ये पहले और ऐसे आखिरी रूलर जो है यहाँ पे रहे। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो गुप्तास के गोल्ड कॉइन है, गुप्त काल में जो गोल्ड कॉइन रहे हैं उसको किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है? तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, जो गोल्ड कॉइन्स रहे हैं गुप्ता के, उनको जाना जाता है दिनार के नाम से, ठीक है। तो दिनार्स जो है ये बेसिकली जो है यहाँ पे नाम ये जाना जाता है। तो गुप्ता के सोने के सिक्के को दिनार के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, तो सही आंसर होगा दिनार। लेकिन जब इनके गोल्ड कॉइन के नाम है तो यहाँ पे सिल्वर कॉइन के भी नाम होंगे ही होंगे। तो सिल्वर कॉइन जो है जो गुप्तास के रहे उसको किस नाम से यहाँ पे जाना जाता है? तो उसको बेसिकली रूपक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो रूपक जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। गुप्तों के चांदी के जो सिक्के हैं उनको रूपक के नाम से जाना जाता है। तो गुप्तों के चांदी के सिक्के को किस नाम से जाना जाता है? तो रूपक इज द करेक्ट आंसर। तो गुप्त काल में जो कॉपर के सिक्के हैं बेसिकली ये रामपाला ने शुरू करे, रामगुप्त ने यहाँ पे शुरू करे, ठीक है। जो रामगुप्त हैं उन्होंने यहाँ पे शुरू करे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें गोल्ड की, तो गोल्ड जो है बेसिकली जो चंद्रगुप्त हैं, चंद्रगुप्त 2 उन्होंने यहाँ पे शुरू करे, ठीक है। मतलब चंद्रगुप्त 1 जो है इन्होंने यहाँ पे शुरू करे गोल्ड कॉइन्स को। इसके अलावा अगर हम सिल्वर की बात करें तो चंद्रगुप्त 2 जो है उन्होंने यहाँ पे शुरू किए किसको? सिल्वर के कॉइन को। जब चंद्रगुप्त 1 ने यहाँ पे गोल्ड कॉइन को इशू किए तो उन्होंने जो है चंद्रगुप्त और कुमार देवी का जो नाम है उसमें अंकित करवाया, ठीक है। तो किंग क्वीन टाइप के जो है हमको देखने को यहाँ पे मिलते थे, मतलब किंग और क्वीन की यहाँ पे फोटो बनी हुई होती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये सब चीजें जो है मतलब किसने कब जो है सिक्के यहाँ पे चलवाए हैं, कौन से गुप्त रूलर में, ये काफी क्वेश्चन जो है यहाँ पे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्ड सिल्वर कॉइन्स ऑफ रोमन एम्परर्स आर नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। तो गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स जो है रोमन एम्परर्स के, हमको इनमें से कौन सा पार्ट है भारत का जहां हमको देखने को नहीं मिलते? तो रोमन सम्राटों के सोने और चांदी के सिक्के निम्नलिखित में से किस भाग में नहीं पाए जाते? ठीक है, नहीं पाए जाते की यहाँ पे बात हो रही है। देखो सिंपल सी बात है, ये आपको उन जगहों पे मिलेगा, सिक्के आपको सिर्फ उन्हीं जगहों पे मिलेंगे जहां पे क्या होगा? ट्रेड होता रहा होगा, जहां पे सी कोस्ट होगा, ठीक है। ये बिल्कुल एक कॉमन सी बात है, क्योंकि उसी जगहों पे सिक्के मिलेंगे क्योंकि ट्रेड वहीं से होता था, ठीक है। मेनली ट्रेड जो है वो वहीं से हो रहा है। तो कर्नाटका, पौंडीचेरी, आंध्र प्रदेश, ये जो तीनों जगह हैं ये आपको सी कोस्ट के पास देखने को मिलेंगी। लेकिन वहीं अगर हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बिल्कुल सेंटर में देखने को मिलेगा, कहीं से कहीं तक इसकी बाउंड्री जो है समुद्र से नहीं लगती। तो सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स ऑफ रोमन एम्परर आर फाउंड फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ साउथ इंडिया, स्पेशली अरिकमेंडु, पौंडीचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश से, कर्नाटका से, तमिलनाडु से, अरिकमेंडु से, जो पौंडीचेरी वाला जो एरिया है वहां से हमको गोल्ड और सिल्वर कॉइन्स जो है रोमन एम्परर्स के यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन हमको मध्य प्रदेश से यहाँ पे नहीं मिलते। तो इसका सही आंसर होगा क्या? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट अगर हम बात करें द अर्लीस्ट टेम्पल फाउंड इन इंडिया, तो सबसे अर्लीस्ट जो टेम्पल है भारत में, 10 अवतार टेम्पल, जो देवगढ़ ललितपुर उत्तर प्रदेश में हमको देखने को मिलता है, और ये गुप्त पीरियड का है। इसको किस स्टाइल में बनाया गया है, मतलब ये किस स्टाइल का है, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार हिंदी में भी देखते हैं। तो भारत में सबसे प्राचीन मंदिर पाया गया वो है गुप्त काल का देवगढ़, जो आपको ललितपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से ये तैयार हो गया कि देवगढ़ जो टेम्पल है वो कहाँ पे है? तो वो भैया उत्तर प्रदेश में है। किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो भैया ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में है।
फिर नेक्स्ट देवगढ़ का जो टेम्पल है इसको किसने बनवाया है? तो भैया गुप्त काल के जो शासक हैं उन्होंने ये बनवाया है, तो ये गुप्त काल से एसोसिएटेड है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो क्या होता है, नॉर्थ में हमको जो है जो नागरा स्टाइल है वो हमको देखने को मिलता है, तो एन से नागरा, नॉर्थ से नागरा हो जाता है। और साउथ में अगर आप देखोगे तो हमको द्रविड़ स्टाइल देखने को मिलता है, ठीक है। तो एन से एन आपको याद रखना है, मतलब हम नॉर्थ की बात कर रहे हैं तो वहां हमको नागरा स्टाइल देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां नॉर्थ है तो वहां पे नागरा स्टाइल हो गई। उसी टेम्पल के, उसी आर्किटेक्चर के जो मंदिर है वो हमको देखने को मिलेंगे, मतलब जो नागरा स्टाइल है उसी के जो टेम्पल है वो हमको देखने को मिलने वाले हैं। और साउथ में द्रविड़ मिलते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, नॉर्थ इंडिया में भी आपको मिक्स स्टाइल देखने को मिलेंगे, साउथ इंडिया में भी आपको मिक्स स्टाइल देखने को मिलेंगे, लेकिन मेजरली जो है नॉर्थ और साउथ में यही चलता है कि नॉर्थ में नागरा स्टाइल चलता है और साउथ में जो है द्रविड़ स्टाइल यहाँ पे चलता है। तो बेसिकली ये जो है नागरा स्टाइल का आर्किटेक्चर है और नागरा स्टाइल का जो है ये टेम्पल है, ठीक है। तो जो अर्लीस्ट टेम्पल जो दशावतार टेम्पल है देवगढ़ का, ठीक है, तो दशावतार टेम्पल कहाँ है? दशावतार टेम्पल उत्तर प्रदेश में है। ये गुप्त वंश से जो है रिलेटेड है, मतलब गुप्ता डायनेस्टी के समय इसको बनाया गया है, मतलब गुप्त काल के जो शासक रहे हैं उन्होंने इसको बनाया हुआ है। और ये कैसा है? तो ये नागरा स्टाइल से एसोसिएटेड है, ठीक है। नागरा स्टाइल आपको पता है, नागरा स्टाइल सिंपली ये होता है कि इस पे आपको अलग अलग जो है इस तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ द्रविड़ स्टाइल, तो द्रविड़ स्टाइल के जो टेम्पल होते हैं वो ऊंचे होते हैं, ठीक है। तो साउथ के अगर आप टेम्पल देखोगे तो आपको इतने ऊंचे ऊंचे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे, खूब ऊंचे होंगे वो। लेकिन वहीं अगर हम नॉर्थ साइड में देखोगे तो उतने जो मंदिर है ऊंचे नहीं देखने को मिलेंगे, लेकिन हाँ ब्रॉड जरूर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज टेम्पल इन भुवनेश्वर उड़ीसा वॉज द एग्जाम्पल ऑफ। अब देखो लिंगराज टेम्पल जो है ये कहाँ है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा में। एक क्वेश्चन यहां से ये तैयार हो गया, ये बेसिकली किस स्टाइल को बिलोंग करता है? तो लिंगराज टेम्पल जो है भुवनेश्वर का, ये नागरा स्टाइल को बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, नागरा स्टाइल को बिलोंग करता है, नगर शैली को जो है बिलोंग करता है। और लिंगराज टेम्पल जो है भुवनेश्वर को उड़ीसा में है, और ये नागरा स्टाइल का जो है यहाँ पे क्या है? एग्जाम्पल है। इसको किसने बनाया है? तो केसरी जो किंग है, तो केसरी किंग ने जो है इसको यहाँ पे बनाया हुआ है। तो केसरी राजा रहे हैं, उन्होंने इसको बनाया हुआ है। नेक्स्ट है बृहदेश्वर राजराजेश्वर टेम्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। तो बृहदेश्वर जो टेम्पल है, राजराजेश्वर जो टेम्पल है, ये किससे एसोसिएटेड है? तो द्रविड़ स्टाइल है, नागरा स्टाइल है, मिक्स स्टाइल है। तो ये राजराजेश्वर जो मंदिर है ये सबसे अच्छा उदाहरण है किसका? द्रविड़ स्टाइल का। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो द्रविड़ शैली से जो है ये एसोसिएटेड है। राजराजेश्वर टेम्पल जो है ये बेस्ट एग्जाम्पल है किसका? द्रविड़ स्टाइल का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। द्रविड़ स्टाइल जो है साउथ इंडिया में ज्यादा आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा। इस टेम्पल को किसने बनवाया था? तो इस टेम्पल को चोल रूलर जो है राजराजा 1000 एडी में जो है इसको बनवाया गया था। तो 1000 एडी में इस टेम्पल को जो है यहाँ पे बनाया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें द अर्लीस्ट स्टैच्यू फाउंड इन इंडिया, द स्टोन स्टैच्यू ऑफ डांसर फाउंड फ्रॉम। नाउ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पाई जाने वाली सबसे पुरानी मूर्ति, नर्तक की पत्थर की मूर्ति कहां से मिली है? अब नर्तक मतलब डांसर, पत्थर मतलब पत्थर स्टोन, और मूर्ति मतलब स्टैच्यू। तो यहां पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भारत में बहुत सारे स्टैच्यू पाए गए पुराने, उनमें से जो स्टोन पत्थर की एक डांसर की मूर्ति है वो हमको किस जगह से मिली है? ये एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मैं इंडस वैली भी कवर करूंगा तो उसमें भी इस क्वेश्चन को जो है हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी हम मॉन्यूमेंट्स डिस्कस कर रहे हैं एंशिएंट के, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन को यहाँ पे रखा गया है। तो ऑप्शन है हड़प्पन, मोहनजोदाड़ो, कालीबंगन और लोथल। नाउ अर्लीस्ट स्टैच्यू जो है ये हमको हड़प्पन साइड से यहाँ पे मिलता है, ये हड़प्पन साइड से यहाँ पे मिलता है। अब आप एक चीज पूछोगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, आप बोलोगे कि वहां से एक और डांसिंग स्टैच्यू मिला है जो है ब्रॉन्ज का, ठीक है। तो इसको उससे बिल्कुल भी कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है। वो उसके उसके इसके बारे में जो हम अभी आगे डिस्कस करेंगे ब्रॉन्ज के स्टैच्यू के बारे में। लेकिन अभी मैं सिर्फ यहाँ पे स्टोन के स्टैच्यू की बात कर रहा हूँ, मतलब जो पत्थर की मूर्ति है, जो पत्थर की नर्तक की मूर्ति पाई गई है, पत्थर के डांसर की मूर्ति जो पाई गई है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और ये आपको हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है, मतलब हड़प्पा जो जगह है वहां पे ये आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो भारत में पाई जाने वाली सबसे प्राचीन प्रतिमा हड़प्पा स्थल में मिली नृत्य की पाषाण प्रतिमा है, मतलब स्टोन स्टैच्यू जो है हमको डांसर का, ये हमको कहाँ? हड़प्पन से मिलता है, हड़प्पन साइड से यहाँ पे प्राप्त हुआ है। नाउ द अर्लीस्ट स्टैच्यू फाउंड इन इंडिया, द ब्रोंज स्टैच्यू ऑफ डांसर फाउंड फ्रॉम। अब देखो भारत में पाई जाने वाली सबसे पुरानी मूर्ति
नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है, मतलब डांसर थी, उनकी ब्रॉन्ज की जो है हमको प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो ये बताना है। और ये हमको मिलेगी कहाँ से, ये मिलेगी मोहनजोदाड़ो से। एक बार और मैं रिपीट किए देता हूँ कि जो स्टोन का स्टैचू है, स्टोन की जो डांसर है, स्टोन की जो मतलब डांसर की मूर्ति है, स्टैचू है, वो हमको कहाँ से मिला है, तो वो मिला है हड़प्पा से। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं कि जो ब्रॉन्ज का स्टैचू है, मतलब कांस्य की जो प्रतिमा है, वो हमको कहाँ से मिली है, तो वो मिली है मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, तो मोहनजोदाड़ो से इसको पाया गया है। सही आंसर होगा यहाँ पे बी, मोहनजोदाड़ो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, द अर्लीस्ट सैंपल ऑफ पेंटिंग फाउंड इन विच ऑफ द साइट्स, तो अर्लीस्ट पेंटिंग, सबसे पहले जो हमको पेंटिंग के सैंपल मिलते कि हाँ जो यहाँ पे पुराने जमाने के लोग रहते थे, एंशिएंट समय के, तो हमें जो है यहाँ पे क्या मिलती है, पेंटिंग्स भी मिलती थी, तो ये यहाँ पे पेंटिंग्स भी करते थे। ठीक है, तो ये चीज जो है इसके एविडेंस हमको किस साइड से मिले हैं, तो अर्लीस्ट सैंपल ऑफ पेंटिंग कहाँ से हमको मिले हैं, तो ये बेसिकली हमको मिले हैं भीमबेटका से। भीमबेटका कहाँ है, रायसेन, और रायसेन कहाँ है, मध्य प्रदेश में। तो भारत में मिले चित्रकला का सबसे पहला नमूना जो है ये हमको भारत में मिले भीमबेटका की गुफाओं से यहाँ पे मिलता है। तो अर्लीस्ट सैंपल ऑफ पेंटिंग, सबसे पहला जो चित्रकला का जो सबूत है, या चित्रकला का जो बेसिकली जो चित्रकला है वो हमको कहाँ से मिली है, इसके जो एविडेंस है, वो जो सबूत है वो हमको कहाँ से मिले हैं, तो बेसिकली ये हमको मिले हैं कहाँ से, भीमबेटका की केव से। और भीमबेटका कहाँ है, तो वो ये रायसेन में है। और आपको पता है मध्य प्रदेश में सिर्फ 3 ही जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जो है आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में 3 कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बुद्धिस्ट ऑफ बोरबुदर टेम्पल विच वॉज बिल्ट रूलर ऑफ शैलेंद्र डायनेस्टी इट इज लोकेटेड इन, तो बुद्धिस्ट का जो बोरबुदर टेम्पल है ये शैलेंद्र डायनेस्टी के समय बिल्ट किया गया। अब हमको बताना यह है कि इसको लोकेटेड कहाँ पे, मतलब ये किस जगह पे लोकेटेड है। तो बोरबुदर मंदिर का बौद्ध शैलेंद्र वंश का शासक जो है ये किस मंदिर ने जो है बनवाया गया था, ये कहाँ पे स्थित है, तो बेसिकली जो शैलेंद्र वंश के शासक हैं उन्होंने जो है इस मंदिर को बनवाया था। ठीक है, यहाँ पे मंदिर को बनवाया था, और ये किस जगह पे स्थित है, तो ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो बेसिकली ये जो है आपको यहाँ पे मिलेगा इंडोनेशिया में। ठीक है, तो उस समय इसको जावा और सुमत्रा कहा जाता था। ठीक है, तो उस जगह जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो बुद्धिस्ट बोरबुदर टेम्पल विच वॉज बिल्ट रूलर ऑफ शैलेंद्र डायनेस्टी इट इज इन इंडोनेशिया एंड इट इज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट टेम्पल इन द वर्ल्ड। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट बुद्ध टेम्पल जो है वर्ल्ड का वो कहाँ पे है, तो ये आपको देखने को मिलेगा बोरबुदर टेम्पल, जो कहाँ पे है, जो बेसिकली हमको इंडोनेशिया में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बोरबुदर मंदिर जो है बौद्ध का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्थल है, जो हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो ये हमको जो इंडोनेशिया है वहां पे हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वैष्णव टेम्पल ऑफ एंगकोर वेट कंबोडिया इट वॉज बिल्ट बाय सूर्यवर्मा द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी। ना यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वैष्णव टेम्पल जो है अंगकोर का, जो कंबोडिया में है, इसको सूर्यवर्मा जो रूलर है इन्होंने बनवाया। अब ये जो सूर्यवर्मा है ये किस डायनेस्टी से यहाँ पे बिलोंग करते हैं, तो ये हमको बताना है। तो अंगकोर वट कंबोडिया का जो वैष्णव मंदिर है इसको किस वंश के शासक ने यहाँ पे बनवाया था, बनवाया तो सूर्यवर्मा में था, लेकिन सूर्यवर्मा जो है किस वंश के यहाँ पे शासक रहे हैं, तो ऑप्शन है शैलेंद्र राजवंश और कौंडिन्य डायनेस्टी और अनिरुद्ध और सुवर्ण भूमि। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो है बेसिकली जो कौंडिन्य जो डायनेस्टी है उसके जो रूलर रहे हैं सूर्यवर्मा, उन्होंने इसको बनवाया हुआ है। तो वैष्णव टेम्पल ऑफ अंगकोर बिल्ट बाय सूर्यवर्मा द रूलर ऑफ कौंडिन्य डायनेस्टी ऑफ कंबूज। तो कंबूज की जो है डायनेस्टी, मतलब कंबूज के जो है ये डायनेस्टी रही है, और कंबूज मतलब आज का कंबोडिया। ठीक है, तो इसको पहले के समय में कंबूज के नाम से जाना जाता था, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, आनंद पगोड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल ऑफ पगान इज लोकेटेड एट, तो आनंद पगोड़ा जो बौद्ध मंदिर है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली आपको जो है यहाँ पे बर्मा म्यांमार में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बर्मा एंशिएंट नाम है और फिर बाद में जो है इसका नाम यहाँ पे म्यांमार कर दिया गया। तो आनंद पगोड़ा जो बुद्धिस्ट टेम्पल है पगान का, ये बेसिकली बर्मा और म्यांमार में है। इसको किसने बनवाया था, तो यानजित डायनेस्टी जो रही है, यानिस जो है जो पगान रूलर के सक्सेसर रहे हैं, पगान रूलर जो अनिरुद्ध रहे उनके सक्सेसर रहे हैं, तो उन्होंने जो है इसको बनवाया हुआ है। तो मूर्ति पूजक का आनंद पगोड़ा जो बौद्ध मंदिर है जो म्यांमार बर्मा में हमको देखने को मिलता है, इसका निर्माण 11वीं और 12वीं शताब्दी में किया गया, और जो अनिरुद्ध के उत्तराधिकारी थे क्यांजित, तो इन्होंने जो है इसको यहाँ पे करवाया था। तो बेसिकली ये आपको जो है ध्यान
रखना है। तो पकान रूलर अनिरुद्ध जो हैं उनके यहाँ पे सक्सेसर रहे हैं यानजित, तो इन्होंने जो है इसको यहाँ पे बनवाया हुआ है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था हमारा सेट 4 जिसमें हमने जो है कॉइन्स और मॉन्यूमेंट देखे हैं। इसके बाद एक सेट जो है और आएगा, उसमें हम और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो इसी के साथ ये था इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और वहां पे जो है आप अपने डाउट पूछ सकते हो। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको जो है ये कोर्स कैसा लग रहा है।